बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं हूं सरवत सलीम। रऊफ क्लास्टा और आमिर मतीन साहब इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। पाकिस्तानी अगर सियासत की बात करते हैं तो इस वक्त पाकिस्तानी सियासत के बड़े बड़े नाम जो इस वक्त लंदन में अपने डेरे डाल रहे हैं, ये महज इत्तेफाक इसे करार दिया जा सकता है या बाकायदा इसी तौर पर यह कहा जा सकता है कि एक प्लान था, लंदन प्लान का नाम जिसे दिया जाए। मियां नवाज शरीफ लंदन पहुंचे, मीडिया से उन्होंने बातचीत की, आसिफ अली जरदारी के साथ अच्छे ताल्लुकात जो माजी में रहे उनका हवाला भी दिया, लेकिन सवाल भी यहां पर उठे, यकीनन उन पर भी बात करेंगे। और दूसरी जानिब अगर हम देखें, चूंकि दौरों पर ही बात हो रही है, सरमायाकारी पर भी बात आएगी। जाहिर सी बात है, अगर वजीर आज़म दौरे करेंगे डेफिनेटली सरमायाकारी भी पाकिस्तान में आएगी। लेकिन अगर बैरूनी दौरों से मुतालिक बात करते हैं तो पाकिस्तान के वजीर आज़म ने तकरीबन 65 बैरूनी दौरे किए, मगर सरमायाकारी सिर्फ आटे में नमक के बराबर ही आ सकी है। और इसहाक डार उनके 3 ऐसे झूठ जिनकी अलग अलग कहानियां वो भी आपको सुनाएंगे, किस तरह से स्विस बैंकों को लेकर उन्होंने पाकिस्तानी अवाम के साथ 3 बड़े बड़े झूठ 3 मुख्तलिफ मकामात पर और 3 मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर बोले। और छोटू गैंग जो इस वक्त साउथ पंजाब में ऑपरेशन जारी है, पंजाब पुलिस बड़ी दबंग समझी जाती है, जिसके किस्से जुबान सदेआम होते हैं, मगर इस छोटू गैंग के सामने पंजाब पुलिस के एहलकार बेबस नजर आ रहे। आखिर साउथ पंजाब में ये छोटू गैंग किस तरह से बन जाते हैं, यकीनन इन पर भी तज़किया हासिल करेंगे। क्लासेस साहब आपकी जानिब आएंगे। सबसे पहले पाकिस्तानी सियासत की बात करेंगे। मियां नवाज शरीफ लंदन पहुंचे, मीडिया से उन्होंने बातचीत की, आसिफ अली जरदारी के साथ अच्छे ताल्लुकात का हवाला भी दिया। क्या ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अपनी अच्छाइयां याद दिलाकर जरा हाथ हल्का रखने का इशारा दिया गया हो? आपने भी अपने इंट्रो में कहा कि पाकिस्तानी सियासत के बड़े नाम बड़े हैं और जो काम वो दर्शन छोटे वाला हिसाब है। मुझे राजा अनवर की बड़ी खूबसूरत किताब है, उनके झूठे रूप के दर्शन। मुझे तो झूठे रूप के दर्शन याद आ गया आपके इस इंट्रो से कि बड़े बड़े नाम बड़े, काम छोटे, और जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसके बाद मेरा ख्याल है इनको बड़ा नाम नहीं कहना चाहिए कि बड़े बड़े नाम हैं। बस ठीक है, अल्लाह ने ओहदे दे दिए हैं, लेकिन जो काम सामने आ रहे हैं मेरा ख्याल है वो आपके उसमें है। रात हमें जो मैं और हम कल साहब ने, मेरा ख्याल पूरी कौम ने तमाम तर उनकी बिजनेस से रिलेटेड उनके फैसलों पे हुकूमतों को तनकीद के नतीजे में जो भी कह लें, जब चौधरी निसार अली खान साहब ने नवाज शरीफ साहब की हालत उन्होंने बताई कि वो तो बड़ी इंतहाई मेरा ख्याल है खतरनाक किस्म की उन्होंने हालत बताई थी। मेरे जैसे लोग भी उनकी सेहत के लिए मैंने कल खुद कहा था, मेरा भी दुआ मांगी है। आपने भी कहा, बल्कि आपने एक और बड़ी अच्छी बात की थी जो टीवी पे आप रात शायद नहीं कह सकी। आपने कहा था कि इमरान खान साहब पे जब उस पे पनामा लीक्स पे तनकीद होती है तो वो आगे से कैंसर हॉस्पिटल को कर देते ताकि लोगों को इमोशनली तौर पर बताया जाए कि ये देखें जी, अगर हमने वहाँ पे बहर इन्वेस्टमेंट पनामा किसी कंपनी के जरिए की है तो हॉस्पिटल की खातिर की है। लोग उस पर चुप हो जाते हैं बेचारे कि देखें गरीब लोग हैं, कुछ ना कुछ तो हो रहा है, उस पर वो ब्लैकमेल हो गए। इन पे बात की जाए तो इन्होंने कहा जी देखें मियाँ साहब जो हैं वो तो इतनी बुरी हालत है। मरियम नवाज साहिबा तो एक कदम आगे गई हैं, उन्होंने उनकी वालदा साहिबा जो नवाज शरीफ साहब की, तो उनसे प्यार जो ले रहे हैं उसकी बाकायदा एक तस्वीर ली। अब ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग हो रही है लोगों की, पीपल ऑफ पाकिस्तान की कि एक बेटा जो है, माँ जो है, उनका इमोशनल रिलेशनशिप, ये तो हर घर में होता है। ये कौन सी अनयूजुअल सी चीज़ है जो हमें बताने की कोशिश की है। लेकिन आप वाली बात की टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट थी। और कल जो रही सही कसर थी वो कल उन्होंने जो शाम गरीबा पड़ी है अपने चौधरी निसार अली खान साहब ने, मेरे जैसे बंदे की आंखों में भी आंसू थे। हमने भी दुआएं की हैं कि मियाँ साहब को इतने खुदा ना खासा उनकी हालत खराब है, उन्होंने तो पूरा तफसील से डॉक्टर भी ना बता सकते जितना उन्होंने बताया है। लेकिन वहां पे जब पहुंचे हैं, और क्योंकि मैं उनमें से अक्सर जो मेरे दोस्त हैं जो रात सवालात पूछ रहे थे, क्योंकि मैंने और अरशद शरीफ ने लंदन में रिपोर्टिंग की हुई 1 साल, जो सवालात तो मुझे पता है कि किस किस ने उनको दिए हैं। जो जुबैर गुल साहब ये सामने आपको नजर आ रहे हैं साहब के, ये लेफ्ट पे जुबैर गुल साहब हैं, राइट पे नासिर जी भट्ट साहब हैं। मेरी इनके साथ बड़ी अच्छी दुआ सलाम रही, क्योंकि मैं भी लंदन में रिपोर्टिंग करता रहा हूँ। सो मुझे एग्जैक्ट पता है कि जो भी सहाफी मेरे दोस्त कह रहे हैं, आप इससे ज्यादा मैं शान में गुस्सा के नहीं कर सकता। मैंने भी कभी कभार मैंने लंदन जाना होता है, दोस्तों से मिलना होता है। अब मुझे पता है कि ये सवालात कैसे दिए जाते हैं वहां पे और कितनी उनको एक्सेस दी जाती है। अगर ये कोई इनमें से मुश्किल सवाल पूछ लेता, 1-2 ने कोशिश भी की है, वैसे साहब को ना ब्लेम करें, 1-2 ने मुश्किल सवाल पूछने की कोशिश की था, लेकिन उनको ज्यादा इग्नोर कर दिया, तवज्जो नहीं दी। मतलब मियाँ साहब से जो अहम सवाल हुआ है वो बड़ा अहम था। उन्होंने कहा जनाब आपकी नवाज शरीफ से मुलाकात होनी है। अब ये बड़ा, जिसने भी पूछे बड़ा अच्छा सवाल पूछा, उसने 3 दफा रिपीट किया। मजाल है कि दूसरे सहाफियों ने उसको सवाल का जवाब लेने दिया और मियाँ साहब ने भी उसको सुनी अनसुनी कर दी। तो जो हालत हमें बताई थी ना वहां पे उन्होंने चौधरी निसार अली खान साहब ने, तो नवाज शरीफ साहब के अल्लाह का शुक्र है वो बेहतर हालत में है। उन्होंने रात उन्होंने गप भी मारी हैं, उन्होंने ताने भी मारे हैं, उन्होंने जहां पे हाथ लगा उन्होंने साहब कहते हैं चाकू छुरियां भी चलाई हैं, उन्होंने इमरान खान साहब पे भी 2-4 हमले किए हैं। एक सवाल जो दिया गया होगा उनको, जो इमरान खान साहब को तीसरी शादी कर लेने, वो भी दिया गया होगा, मुझे पता है कि वो उनको बताए जाते हैं। सो वो तो बिल्कुल अपनी एब्सोल्यूट हालत में, जिस सवाल का जवाब नहीं दिया जो मैं चाहता था कि दिया जाता
कि वो जरदारी साहब से मुलाकात होगी या नहीं होगी। और लास्टली मैं कह रहा हूँ, बात लंबी हो गई, आमिर साहब भी बैठे हैं, उन्होंने भी अपना उस पर कि इमरान खान साहब को मुझे समझ नहीं आ रहा, जब आज वो एयरपोर्ट पे उतरे हैं, वो जी के ये सुप्रीम कोर्ट के जज से तहकीकात करा ली, भाई किस चीज की तहकीकात करा लीजिए, मुझे वैसे ये समझ नहीं आ रही, मतलब इमरान खान साहब एक दफा फिर अपने आप को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना चाहते हैं। भाई दुनिया में अब उनकी उम्र में लगा 63 ईयर्स हो गए, पूरी दुनिया में मतलब बंदा इतनी उम्र के साथ, तजर्बे के साथ बंदे को अच्छी खासी उसको समझदारी आ जाती है। उनसे पूछो कि डेविड कैमरान के खिलाफ किसने कहा है तहकीकात करवाएं, वहां पुतिन साहब भी मान गए, अब उसके रशियन वो भी मान गए हाँ कि ये लीक्स ठीक है। आइसलैंड में किसने कहा है कि तहकीकात करें, उन्होंने सीधा कहा है कि रिजाइन करें। वहां पे उस दिन जो हशर हुआ डेविड कैमरान का, उसका इस्तीफे की बात हुई है, वहां पे कोई नहीं कह रहा है इसकी तहकीकात होनी चाहिए नहीं होनी। इमरान खान साहब फिर अपना को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं, और जिसने इनको मशवरा दिया है तहकीकात, भाई ये चीजें प्रूवन हो चुकी हैं, पनामा लीक के पेपर ठीक हैं, अब आपको मुतालबे करने चाहिए कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको किस तरह की सजाएं मिलनी चाहिए कि यहां से पैसा ये जो गया है। तहकीकात से आगे निकल गए क्लासेस, ये नहीं है मतलब इमरान खान साहब फिर तहकीकात की बत्ती के पीछे लगना चाहते हो, लग जाए, उनकी मर्जी है, क्लासेस निकलना कुछ नहीं है। ठीक है, ठीक है। ये आमिर मुद्दीन साहब आपने सुना जिस तरह से क्लासेस साहब ने बात की, एक तो आसिफ अली जरदारी साहब का पॉइंट हमारे सामने रखा गया, दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन इमरान खान, उनकी बात की गई। वजीर आज़म पाकिस्तान कहते हैं कि जिस किस्म की हरकतें कर रहे हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ, वो अकेले रह जाएंगे आइंदा आने वाले वक्त में। दूसरी जानिब अगर आसिफ अली जरदारी की उन्होंने बात की तो उन्होंने बाकायदा यही अल्फाज इस्तेमाल किए कि उनके साथ हमारा अच्छा ताल्लुक रहा, लेकिन आज इस ताल्लुक की याद नहीं आ रही और ना ही हमें जरूरत है। खैर, ये आसिफ जरदारी से ताल्लुकात उनके अच्छे बुरे होते रहते हैं, और मैं कोई एतजाज़ हसन साहब वाली जुर्रत नहीं करूँगा उनकी कहने की कि जब ये मुश्किल में होते हैं तो पाँव पे पड़ जाते हैं, और जब नहीं अच्छे हालात होते हैं तो ये गले को आते हैं। मैं ये जसारत नहीं कर सकता, ये चौधरी एतजाज़ ही कह सकते हैं पार्लियामेंट में, मगर ये है कि उनका टोटली ये स्टेटमेंट देना और मूड टोटली उससे डिफरेंट था जो कि चौधरी निसार साहब जिस तरह यहाँ पेश कर रहे थे कि जनाब उन्होंने ये कॉन्ट्रडिक्शन आई कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मैं चेकअप करवाने के लिए आया हूँ, उन्होंने कहा ना वो चेकअप के लिए नहीं गए, उनको आर्जा है। शायद उन्होंने इस तरह का इंप्रेशन दिया एज इफ उनका कोई बहुत ही सीरियस किस्म का ऑपरेशन हुआ। ना सिर्फ ये कहा बल्कि उन्होंने कहा कि लोगों ने जितनी उनकी बीमारी है, जो उनकी हालत ख़राब है, तो खुदा के लिए इस पर सियासत टाइप ना की जाए। हमें भी थोड़ी सी शर्म आई और हम बड़े मुहतात रहे उसके बाद कल गुफ्तगू में कि अच्छा नहीं लगता हमारे कल्चर में कि इस तरह की बातें किसी बीमार आदमी के मुतल्लिक की जाए, ख़ास तौर पर प्राइम मिनिस्टर, और उनकी अगर कोई आर्जा कोई खुदा ना खास्ता सीरियसली है तो ज़ाहिर है मुल्क के लिए भी खतरा था। बल्कि मैं कल ये गुस्ताखी कर रहा था, ये कह गया कि जनाब अगर है तो आप प्रोसीजरल कोई अनाउंसमेंट करें, पब्लिक अनाउंसमेंट करें, वो कह रहा था जानने का हक रखती है। मगर ये हमारी जो कल्चरल सकाफत है ना, इसका एक मजाक बन जाता है कि आम आदमी की मिडिल क्लास मोरालिटी जिसे कहा जाता है कि वो ये इमेजेस दिखा के कि जनाब एक तरफ तो ये कॉन्ट्रास्ट है, एक तरफ ये है कि आप बहुत अच्छे बेटे हैं जो माँ से दुआ लेके घर से निकलते हैं, आप बहुत अच्छे वालिद हैं, शफकत बच्चों से फरमाते हैं, ख़ानदान के भी बड़े हैं और बड़े पुरानी वजह के आदमी हैं। दूसरी तरफ जो इल्ज़ाम है वो देखें, वो अरबों करोड़ों पैसा इधर से उधर चला गया, पता नहीं है, और टैक्सेस की एवेशन है, और जो बैंकों के पैसे क्या है। तो ये बड़े दो किस्म की ना मुतज़ाद किस्म की शख्सियात सामने आती हैं। तो आम वोटर बेचारा तो हमारे यहाँ वो ज़ाहिर है उसको ये जो अच्छी सकाफती रूप दिखाया जाता है वो उससे मुतासर होकर वोट दे देता है, तो बाकी चीज़ें रह जाती हैं। पर यह ज़रूर है कि हमारे यहाँ पहले एक मजाक बन गया हुआ है कि कोई दुबई में बैठा हुआ है, कोई लंदन में बैठा हुआ है, अल्ताफ भाई वहीं से 30 साल से सियासत किए जा रहे हैं। आसिफ जरदारी साहब ने अपने दुबई परमानेंट ठिकाना बना लिया है, तो इनका सऊदी अरबिया आना जाना लंदन रहता है। अभी ये बातचीत के लिए भी सारे लंदन जाना पड़ते हैं। अभी ये इसको बनाना रिपब्लिक नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? इंडिया जैसे मुल्क में फॉर एग्जाम्पल ये हो तो क़यामत आ जाए कि जनाब तमाम पार्टीज के लोग आपस में बातचीत करने के लिए जी लंदन जाना पड़ रहा है। लास्टली मैं जो क्लास साहब ने ये जो बात की कि जनाब इसमें जो ये सिर्फ हमारे मुल्क में ही ये दस्तावेज़ात की ऑथेंटिसिटी पे बातचीत हो रही है, किसी और जगह इसको चैलेंज नहीं किया जा रहा। इसके ऊपर 300 दुनिया के बड़े सहाफ़ी और अदारों ने सख्त मोहर लगाई है कि जनाब ये ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स हैं, इस पे कोई बहस नहीं है। तशरीह पे बहस है तो वैसे इसके बाद तो काम बड़ा आसान हो गया है। सिंपली ये बता दें कि जनाब 93 में ये पैसा कैसे गया था, ये बताना है। जैसे मैं आपकी बात को थोड़ा सा मैं अगर आगे लेके चलूं, जैसे डेविड कैमरान ने क्या किया है, जब पार्लियामेंट में जाना था
हाउस ऑफ कॉमन्स में, उससे पहले उसने अपने तमाम टैक्स के गोशवारे जो है पब्लिक किए हैं। बिल्कुल कि जनाब मुझे फलां चीज से इतना इतना पैसा आया। नवाज शरीफ साहब को और इत्तेफाक की फैमिली को, शहबाज शरीफ साहब की फैमिली को, इनको 93 से ये पहले भी और बाद में अपने गोशवारे पब्लिक करने चाहिए कि जनाब के ये डेविड कैमरॉन वाला रूट ले ना, ये रूट क्यों नहीं लेते जो डेविड कैमरॉन ने लिया? उसने अपने आपके गोशवारे उसने पेश किए हैं। क्या सर हम अपने मुफाद के लिए सिर्फ उनकी मिसाल दे सकते हैं? उस पे मीडिया ने, वहां के ब्रिटिश मीडिया ने क्या किया, उन्होंने फिर भी उसकी क्लास ले ली। उन्होंने कहा 70,000 पाउंड आपने बचाए हैं कि आपके वालिद जो हैं या वालदा जो है उसने आपको ट्रांसफर कर दिया बिफोर डेथ। अगर बाद में करते तो आपको फीस देनी पड़ती, आपने जानबूझ के प्लान किया। और दूसरी जो बात आमिर कह रहे हैं कि मैं उसमें गार्जियन में आर्टिकल पढ़ रहा था, उसके कॉलम निगार ने पता क्या बात लिखा, सख्त तरीन बात जो अब तक हम में से किसी ने लिखी, दुनिया में किसी ने लिखी, सबके बारे में। उसने कहा जिन लोगों ने ऑफशोर कंपनीज में पैसा लगाया है या ऑफशोर को इस्तेमाल किया है कंपनीज को, वो टेररिज्म से आप उसको इक्वेट करेंगे, ये इकोनॉमिक टेररिज्म हुआ है। ये टर्म यूज किया गार्जियन के उसने कॉलम निगार ने। उसने कहा मामूली बात नहीं है, जैसे आप यहाँ पे उसको वेपन्स वाले को, खुदकश को, आप उसको अटैकर को, आप उनको तालिबान को या फलां टेररिस्ट को आप टेररिस्ट कहते हैं। उसने कहा ये इकोनॉमिक टेररिज्म है, मुल्कों के साथ टेररिज्म हुआ, उनका पैसा निकाला गया बगैर उसके उनको टैक्स दिए, इलीगल मनी। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, वापस आते हैं। जिस तरह से आमिर मतीन साहब ने बात की कि वो एक माँ वाली एक तस्वीर शेयर की गई मरियम नवाज की जानिब से, तो शायद ये पैगाम दिया गया हो कि माँ की दुआएं जिसके साथ होती हैं उसका कोई बुरा नहीं कर सकता। दूसरा कल्चर की बात भी की गई, हमारा कल्चर बहुत सी चीजों की इजाजत नहीं देता, मगर इस वक्त हमारी सियासत में उन चीजों का, उन रवैयों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस तमाम सूरत-ए-हाल पर मजीद भी बात करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। क्लासेस साहब, चूंकि आपने पिछले प्रोग्राम में भी ये बात की चौधरी एतजाज अहसन से मुतालिक कि ऑपोजिशन का जो सही किरदार है वो इस वक्त चौधरी सब निभा रहे हैं। हमने ये देखा पीपल्स पार्टी की भी बात की गई कि एतजाज अहसन को रोक लिया जाएगा, एक पॉइंट आएगा रोक दिया जाएगा, लेकिन अगर मौला बख्श जांडियों के हालिया रवैये को हम सामने देखते हैं, आसिफ अली जरदारी से मुलाकात के बाद, तो उनका रवैया खासा बदला और सख्त महसूस हो रहा है। आपको समझते हैं कि पीपल्स पार्टी ने इस वक्त एतजाज अहसन को फ्री हैंड दिया? मैं इस पे थोड़ी सी बात करता हूँ, बड़ा अहम सवाल है। जो बात आमिर मतीन ने की है ना, वो बात दरमियान में रहेगी, उसको थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है। हमें कल ये कहा गया था, चौधरी साहब ने जो हमें नसीहत की, और मेरे जैसे और आमिर मतीन जैसे जो ये गुमराह लोग हैं उनके लिए नसीहत थी कि, या इमरान खान साहब के लिए थी, या उनके अपोनेंट्स पॉलिटिकल, कि मियाँ साहब की हेल्थ पे सियासत ना की जाए। जैसे उन्होंने आमिर ने कहा हम भी केयरफुल हो गए कल, जो मियाँ साहब की तबीयत ठीक नहीं है। और बाकी रही से कसर जो है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब का, उनकी अम्मी के साथ फोटो देख के वो भी हम भी पूरे हो गए। हमें मतलब आमिर मतीन और मैं तो वो है जिनकी तो मैं नहीं है, लिहाजा हमें तो माँ की एक उसका भी पता है कि माँ क्या चीज़ होती है। तो हमारे लिए तो बड़ा ये एक हमारा इमोशनल गैप है हमारा, तो हमारे तो मैं नहीं है, अल्लाह उनको लंबी उम्र दे। हमने तो सियासत नहीं की इस पर, हमने तो जर्नलिज्म भी नहीं किया रात, जो उन्होंने करने की कोशिश की, इस तरह के फोटो उन्होंने थे। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने क्या किया कल लंदन जाके? खुद सियासत कर ली, मतलब जो मेरे लिए चीज है। और अब हम ये क्वेश्चन पूछने में उन्होंने कहा कि चौधरी निसार साहब ने कहा था कि वो चेकअप करवाने नहीं गए, उनका कोई सर्जरी का इंप्रेशन इस तरह का दिया गया, कुछ उनका ट्रीटमेंट होना है, उन्होंने नहीं मैं चेकअप करवाने आया हूँ, उन्होंने कॉन्ट्रडिक्ट किया उनको। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि हमें तो उन्होंने वो, और आप पता चौधरी साहब का मैं तो बड़ा इंतहाई उनका एहतराम करता हूँ कि जो उनका हुक्म था हमने सारा आंखों पे रखा। हमें तो आपने चुप करवा दिया 2-4 घंटे के लिए, लेकिन मियाँ साहब जब पहुंचे, मियाँ साहब ने तो वहां पे उन्होंने फैंटी लगाई है पूरी इमरान खान साहब की, और उन्होंने और ऐसे सवालात कराए गए हैं। ये मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूं, मैंने लंदन में रिपोर्टिंग की हुई है, अरशद शरीफ ने की हुई है, इवन हमारे सीनियर जियाउद्दीन साहब ने की हुई है। उन्हें पता है कि जर्नलिस्टिक क्राउड जब ये इकट्ठा होता है ना, मियाँ साहब का बड़ा खसूसी क्राउड है, उसमें कुछ सवालात, कुछ सहाफियों को, मैं सबकी बात नहीं कह रहा, उसमें 3-4 बड़े अच्छे सहाफी भी हैं, उन सब को कुछ ना कुछ सवालात दिए। ये सवालात कुछ उनको दिए गए थे सहाफियों को, मैंने रिपोर्ट किया है, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे इस कल्चर का पता है कि मियाँ साहब के करने ये नजदीक वो सहाफी जा नहीं सकता, उसको करीब ही नहीं आने देंगे जो मियाँ साहब से कोई ऐसा सवाल पूछ ले जिससे अपसेट हो। तो जनाब अब उनसे चौधरी साहब से मैंने पूछना है गाइडेंस लेने का, अब हमारे लिए क्या हुक्म है कि अभी भी हमने सियासत करनी है, हमने जर्नलिज्म करना है मियाँ साहब पे, क्योंकि मियाँ साहब ने तो जो आज वहाँ पे गुफ्तगू की है रात, मेरा ख्याल अगर हेल्थ उनकी इतनी ख़राब थी फिर तो उनको किसी मीडिया से बात ही नहीं करनी चाहिए थी, वो तो सीधे जाते और उनको हॉस्पिटल लेके जाते, उनका चेकअप होता। अभी भी आपको कोई खबर नहीं है कि मियाँ साहब किसी हॉस्पिटल में गए हैं, वहां पे दाखिल हैं, उनका चेकअप हो रहा है, डॉक्टर आ रहे हैं, जा रहे हैं, नो, अभी वो घर पे आराम कर रहे हैं। चौधरी निसार खान साहब पहुंच गए, रात को बैठेंगे, कोई अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे। और लास्टली फोटो पे होगा वो जो उन्होंने मरियम नवाज ने किया, उस पर नौरीन एक है मेरे साथ फेसबुक पे वो ऐड है, उन्होंने बड़ा इस पे
एक आप कह सकते नूरीन हैदर, एक कॉलमिस्ट भी है, उसमें एक कॉलम भी लिखती हैं और बड़ी अच्छी सोशल वर्कर हैं। इन्होंने बड़ा खूबसूरत कमेंट किया उस पर, ये तस्वीर पे। इन्होंने कहा जनाब कि ये जो तस्वीर आपने लगाई है एक माँ बेटे का रिश्ता, जैसे आमिर कह रहे थे, वो तो बड़ा इंतहा इमोशनल होता है। क्या अम्मा ने पूछा अपने बेटे से जब वो हाथ चूम के इजाज़त ले रहे थे कि बेटा ये क्या खबरें छाप रही हैं, ये क्यों आपके बारे में ये चीज़ें आती हैं कि करप्शन हो रहे, क्यों हमारे ख़ानदान पे इतने इल्ज़ामात लगते हैं, ये क्यों बार बार हमारे बारे में ऐसी चीज़ें आती हैं कि शायद कि इत्तफाक फैमिली जो है कि उसमें ये करप्शन हो रही है, उनके पनामा लीक्स बन गए हैं, ये पैसा बन गया है। सो बड़े उसने नूरीन ने ये बड़ी खूबसूरत बात लिखी है कि माँ को उस वक्त ज़रूर पूछना चाहिए था कि बेटा कि ये जो चीज़ें आई हैं, ये जो इतने बड़े बड़े स्कैंडल स्टोरीज आती हैं, ये क्यों आ रही हैं। आपकी ग्रूमिंग, आपकी ट्रेनिंग, फैमिली की इंटेग्रिटी, एक फैमिली की मेरा ख्याल ग्रेस, एक माँ को बनता है कि अपने बेटे से सवालात पूछे कि ये सारे स्कैंडल, सारी चीजें ये मेरी फैमिली पे, मेरे बच्चों पे ये क्यों आती हैं। ये वो सवाल है जो मेरा ख्याल है उनकी अम्मी को पूछना चाहिए। सब शायद मेरा इस पे कमेंट कुछ ज्यादा सख्त हो जाए, लेकिन माँ वो हस्ती होती है, बेटा कितना भी बुरा हो माँ उसे कभी नहीं, मैं बहुत माँ के सिंबलिज्म पे अगर बात आई गई है तो मियां नवाज शरीफ के पास अगर माँ की दुआएं हैं तो वो बेचारे, वो जो आधे से ज़्यादा 60% इस मुल्क के अंदर जिनके पास 2 पैर की रोटी नहीं मिलती है, जो $2 से कम कमाते हैं, गुर्बत की तय से नीचे हैं, उनकी ये माएँ दुआ नहीं उनके लिए करती। वो बेचारे तो 18 घंटे काम करते हैं और उनका गुजारा नहीं चलता। और ये डायरेक्टली क्योंकि इशू उनसे जुड़ गया है कि ये टैक्स इवेजन की मनी जो बाहर जा रही है ये उनके से जा रही है, अब ये इशू सारा उसमें जुड़ गया है। तो मैं तो ये सोच रहा था कि ये अब ये इशू नहीं रहा कि ये चौधरी एतजाज़ जो कह रहे हैं कि फॉरेंसिक अकाउंट और ये अदालती कमीशन, सीधी सी बात है कि इल्ज़ाम आ गया है कि जनाब 1993 और 94 में ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स हैं कि आपकी ये कंपनियां थी। अब इनको जवाब देना है कि जनाब ये कैसे कंपनियां बनी हैं, किसी की ज़रूरत नहीं, इनको जवाब सिंपली देना है। और मैं सोच रहा हूँ कि लंदन में बैठ के जो ये स्ट्रेटजी बनाएंगे, मैं चाहूँगा कि आपने देखा होगा उसके बाद हुसैन नवाज शरीफ साहब भी पिछले दिनों हर टीवी पे नज़र आ रहे थे, मरियम बीबी भी, उनको अपनी जो उन्होंने कहा था 2006 में 2007 में, अभी इनकी रोशनी में जवाब तो दें, कोई जवाब ही नहीं आ रहा। तो और मैं बड़ा इंटरेस्टेड हूँगा उस स्टोरी में जब ये स्टोरी फाइनल आएगी कि जनाब असल में हमने ये जो कहा था हमारा ये मतलब था, नहीं जूं नहीं बनी थी तो यूं बनी थी। तो मैं उसकी तरफ इंतजार कर रहा हूँ उस चीज़ का। आपने बड़े सीधे अंदाज में 2-4 चीज़ें कही हैं, इसके लिए कोई बड़ी इन्वेस्टिगेशन नहीं चाहिए। एक वहाँ बेकर साहब की बुक आई थी जो 2005 तक की थी। इससे पहले अरशद कौसजई का ये काला माया था जो हमने पहले भी बताया था। इससे पहले हुदैबिया पेपर में रिलेटेड जो वहाँ पे एक उसका तौफीक वालों ने लंदन में केस किए थे, सारी प्रॉपर्टीज थी। इनको सिर्फ 3-4 जो इंटरव्यूज़ दिए हुसैन नवाज ने दिए हैं, ज़रा वो सामने रख लें, वो बुक रख लें, बेकर साहब की बुक रख लें। उसके बाद जो इन हुदैबिया पेपर मिल से रिलेटेड तौफीक वाले इन्होंने लोन लिया था जिसमें सारी इनकी प्रॉपर्टीज फ्लैट जो है वो अटैच किए गए थे। इन चारों चीजों को सामने रख लें, हुसैन नवाज के इंटरव्यूज, उसकी किताब को सामने रख लें, अरशद या कौसजी साहब जिन्होंने उस पर तौफीक उस पर जो लोन पे उन्होंने लिखा था, और उसकी जजमेंट उठा के देख लें, उसमें नाम देख लें, ये सारी चीज, और आप पनामा लीक्स के पेपर देख लें। इसके लिए कौन सी इन्वेस्टिगेशन चाहिए आपको? जवाब चाहिए, सिंपली जवाब चाहिए। कह रहा है कि इन्वेस्टिगेशन कराओ भाई, आपको ये इन्वेस्टिगेशन हर चीज तो आपके सामने है, उसको अंधे को भी नजर आ रही है, यहाँ पे सारी चीजें नजर आ रही हैं। और दूसरी आपने बात की ना कि मऊ के दिल बड़े वो होते हैं, हमने सख्त भी देखी हुई है, हमने मऊ से छितर भी खाए हुए हैं बहुत सारे लोगों ने। गलत काम पे ये कैसे हो सकता है कि कोई माँ अपने बेटे को कहे प्यार मोहब्बत में, कहे कि बेटा ठीक है। और हमने कराची के माँ भी देखी थी, मुझे अब उसका नाम नहीं याद है, विश के मैं कल उसको निकाल के ले आएंगे अगर हमें उसमें मिला, कि उसने अपने बेटे का CCTV फुटेज देखा कि उसने जाके किसी को वहां पे उसमें ये उसने कत्ल किया, ये कत्ल करना था, ये भी आए कि बहुत बड़ी स्टोरी चली थी। उसने देख लिया कि वहां पे टीवी पे चला के एक बंदे 2 आए, उन्होंने उसको वहां पे सेल्समैन को उन्होंने मारा है, छुरी मारी, वो बेचारा मार के भाग गए। उसने पहचान लिया कि ये तो मेरा बेटा है। वो थाने गई है, ये कराची के मैं आपको वाकया सुना रहा हूँ, थाने गए, उसने बताया मेरा बेटा, मैं लंदन राइट्स की आपको देता हूँ। वहां पे आपको याद होगा 2011 में राइट्स हुए, उस पे टीवी के उनके फुटेज चले, CCTV। एक माँ ने अपनी बेटी को उसने पकड़ा, और बड़ी उसकी 16 साल के 17 साल उम्र थी बच्ची की, और बड़ी ओलंपिक्स के लिए तैयार होती, उसको पकड़ के थाने दे के ये कि उसने कहा ये मैंने फोटो देखा, ये भी फलां दुकान से ये वहां से चीजें चुरा रही थी, उठा रही थी, उसको 6 महीने की सजा हुई। मैं होती है, ये ना कहें कि माँ का दिल जो है, बाज़ दफा माँ का दिल जो है वो अपने उसे जस्टिस के लिए कि बेटे को देख के, मैं 2 मिसालें दी हैं, मैंने कराची की खतून का दिया है कि जो जाकर खुद उसने बताया कि ये मेरा बेटा, मैं लंदन की बताइए। सो अम्मा जो हैं वो जरूर बेटे से मोहब्बत प्यार अपना नेचुरल है, लेकिन उन्हें जरूर पूछना चाहिए कि बेटा ये चीजें आ रही हैं, क्या सारी दुनिया झूठी है?
क्या पनामा लीक्स भी झूठे हैं, मीडिया भी झूठा है, अदालतें भी झूठी हैं, एक आप मेरे बच्चे जो हैं आप भी सच्चे हैं, आप जो कुछ कह रहे हैं आप ये कर दें कि जज्बातियत को साइड पे रखें, बाद में ये अदालती कमीशन बनते रहेंगे। हमें फिलहाल जो इल्जाम लगे हैं उसका जवाब चाहिए, फिलहाल जवाब तो दे दें। और मरियम बीबी ये ना कहें कि हम ये धब्बे साफ कर देंगे, फिलहाल तो हमें दो जवाब दे दें कि बीबी ये जो कंपनियां थी ये 19 साल की उम्र में आपके नाम हुई थी, आपने कहां से ये पैसे? आमिर मतीन साहब, जवाब तो और भी बहुत से हैं, बहुत से सवाल हैं जो करने बाकी हैं और उनके जवाब लेने भी बहुत जरूरी है। इस टॉपिक पर मजीद भी बात करेंगे और कुछ वज़ीर-ए-आज़म के बैरूनी दौरों से मुतालिक भी बात करेंगे कि कितना पैसा लगा और इसके बदले में कितनी सरमायाकारी पाकिस्तान में। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। तो क्लासेस साहब, इस टॉपिक पे मजीद बात करना अभी बाकी है। एक सवाल जो सहन मेरे है वो मैं यकीनन जानना चाहूंगी कि मैं आपसे पूछूं। अभी आपने बात की कि हमें कुछ घंटों के लिए रोक दिया गया जब वज़ीर-ए-आज़म की हालत के बारे में बताया गया, इमोशनली ब्लैकमेल, बिल्कुल, और बिल्कुल फिर हमने ये भी देखा कि नवाज शरीफ साहब खुद चले गए और उन्होंने एक बार फिर से वहां पे सियासत कर दी। हम इस वक्त जो माहौल चल रहा है, पनामा लीक से बात शुरू होती है तो बात आगे बढ़नी चाहिए सियासत को लेके आगे, लेकिन यहां पर देखा जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर सियासत जातियात की बिना पर हो रही है। एक सियासतदान दूसरे को गंदा कर रहा है, दूसरा तीसरे को गंदा कर रहा है। वो कह रहा है आपकी सोहबत के बारे में बता दिया जाएगा, दूसरा बोलता है कि आपकी सोहबत के बारे में बता दिया जाएगा। एक दूसरे पर कीचड़ उछाला जा रहा है। ये कीचड़ हर जगह उछलता है। मैं इस पे भी आपको तफसील से एक थोड़ी सी बात बोल, लेकिन इससे पहले ना मुझे जो आमिर साहब बात कह रहे हैं ना मरियम नवाज की, उन्होंने कहा कि हम अपने खानदान पे धब्बे नहीं आने देंगे। मुझे लेडी मैकबेथ याद आ गई। जो शेक्सपियर का ड्रामा है ना, ये मैकबेथ, उसमें जब अब मैं पूरा वो सीन यहाँ पे नहीं मैं रिक्रिएट करना चाहता, सिर्फ इतना बता देता हूँ, एहतियात से मैं उसको जुमला इस्तेमाल करता हूँ कि उसके बाद वो ये कहते हैं कि लेडी मैकबेथ के हवाले से, जो ये मैकबेथ है, कि हमारे हाथों पे वो खून लगा हुआ है जिसको पूरी दुनिया के समंदर भी मिल के साफ नहीं कर सकते। बस मैं इतना कह सकता हूँ। जो मरियम नवाज साहबा का ट्वीट है ना कि हम खानदान से धब्बे हटा देंगे, लेडी मैकबेथ जो ड्रामा, उसमें अगर मैकबेथ ड्रामा है, सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि ये धब्बे इतने खौफनाक हैं, ये बकौल उसके शेक्सपियर की लाइंस के, कि पूरी दुनिया का समंदर भी इनको धोने की कोशिश करे तो साफ नहीं कर सकता। इतना। दूसरा जो फोटो आया है ना, उससे मुझे एक उस पर कैप्शन याद आया है, उस पर बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा, वो अमिताभ बच्चन की एक फिल्म है दीवार। मेरा ख्याल हमें मैसेज देने की कोशिश की गई कि जब वहां पे एक भाई इंस्पेक्टर है, दूसरा वहां पे गैंगस्टर है, तो वो पूछता है तेरे पास क्या है विजय? ये देखो मेरे पास ये है, फलान है, मैंने ये बनाया, घर बनाया। तो कहता है मेरे पास माँ है, मेरे पास माँ। तो मेरा ख्याल नवाज शरीफ साहब भी ये मैसेज देना चाहते थे अपने सियासी मुखालफिन को कि तुम्हारे पास क्या है, मेरे पास तो माँ है, माँ की दुआएं हैं। इस पे अब आते हैं जरा जातियात वाली बात पे। अभी आजकल वहाँ पे उसमें अमेरिका में बड़ी इंटरेस्टिंग लड़ाई चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं और उनके साथ जो टेड ये क्रूज हैं, उन दोनों के दरमियान पिछले दिनों उनके, आप उसके ट्विटर अकाउंट पे जाए ना, बड़ी उनकी इंतहाई जातियात पे उनकी गुफ्तगू हुई है। मसला उसने डोनाल्ड ट्रंप ने कहा टेड क्रूज को कि मैं तुम्हारी बेगम जो है ना, उसके इंतहाई नजेबा फोटो जो है ना, मैं किसी ट्वीट कर दूंगा। मैं ये अंदाजा करें, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट कर रहे हैं अमेरिका के, हम तो अपनों को रो रहे हैं, ये तो बेचारे किसी खेल में उसमें आते ही नहीं है, कहीं पे खड़े नहीं होते। उसने कहा ये बकायदा आप जाएं उसके डोनाल्ड ट्रंप के उस पे जाए अकाउंट पे हैं, उसने कहा मैं तुम्हारी बेगम के, अपने उसको कैंडिडेट जो अगेंस्ट है नॉमिनेशन के लड़े, तो उस पे उसने कहा, टेड ने कहा, उसने कहा तुमने अगर कोशिश की तो मैं तुम्हारे जो है वो भी मैं आउट कर दूंगा। उसने कहा तुम्हें, ये टेड क्रूज ने कहा है अपने उस पे ट्विटर पे, उसने कहा तुम्हें शर्म आनी चाहिए ये डोनाल्ड के, तुम अब इस लेवल पे चले गए हो कि मेरी बीवी के जो नजेबा फोटो है वो पिछले दौर में किसी उसमें करती थी, वो फिल्मी एक्टिंग थी, लेकिन कोई ऐसी फिल्में उन्होंने की जो नजेबा फोटो वगैरह थे। खैर जो भी है, ये वहां पे भी ये काम हो रहा है। अब जो राना सनाउल्लाह साहब ने थ्रेट किया वो बड़ी खतरनाक है। इमरान खान साहब समझ रहे हैं वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अब ड्रग लीक्स आएंगी। बिल्कुल, ये बड़ी, मैं अब इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, ड्रग लीक्स उनके क्या मुराद है, आमिर साहब समझ रहे हैं। चौधरी निसार अली खान साहब की परसों वाली धमकी कि मैं अगर आपकी कंपनी के बारे में बता दूं तो क्या निकल आएगा। अच्छा बहुत पहले इमरान खान ने अपने कुछ दोस्तों को कहा था, मैं नाम भी ले लेता हूं, हारून रशीद साहब हमारे इंतहाई मोहतरम कालम निगार हैं, दोस्त हैं हमारे, उन्होंने अपने कालम में लिखा था कि इमरान खान ने मुझे ये खुद कहा है कि जनाब के यार जरा तैयार रहना कि मेरे खिलाफ कोई एक कुछ आने वाला, अब की बात नहीं कह रहा, मैं इलेक्शन की बात कर रहा हूँ 2013 में, मियां नवाज शरीफ साहब के पास कुछ ऐसी चीजें हैं जो वो मेरा ख्याल है वो लीक कर सकते हैं। तो ये माजी में बताया गया था कि मियां साहब नहीं चाहते थे कि हम पॉलिटिक्स को इस लेवल पर लेके जाएं, जो अच्छा काम किया मियां साहब ने, लेकिन जिस तरीके से चीजें मियां साहब कारगर होते जा रहे हैं तो लग यही रहा है जो हकीश एलिमेंट है नवाज लीग में वो उन पे हावी हो सकते हैं। जनाब हम तो बदनाम हो गए हैं, तो जरा खान साहब की भी जो लीक्स है ना जरा वो लीक कर दीजिए, और मुझे लगता है चीजें उस तरफ जा रही हैं। क्लासेस साहब बात वही है कि सियासत जो है वो जातियात की बिना पर नहीं हो सकती। हालांकि हमने दूसरे टॉपिक पे जाना बड़ा है,
बेनज़ीर भुट्टो साहबा और नुसरत भुट्टो की इंतहाई काबिल एतराज़ जो तस्वीर है ना, उस वक्त 1988 के इलेक्शन में नवाज शरीफ साहब और उस वक्त IGA का इत्तेहाद था, उस वक्त कुछ ये मरहूम हमारे हुसैन हक्कानी साहब और मुझे जब उन्होंने ब्रिगेडियर वो जो थे यहाँ पे ये बिला साहब थे, उन्होंने बकायदा मुझे बताया था, खुद मैं एक ऑटोबायो किताब पे काम कर रहा था कि हुसैन हक्कानी जो है बेनज़ीर भुट्टो की और नुसरत भुट्टो की वो जो तस्वीरें थी काबिल एतराज़ 1988 में, वो किसी फैमिली के पास मौजूद थी, वहां से निकाल के लाए थे, किसी पार्टी के फोटो थे, वो उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब को दिए थे, जो उस वक्त अखबारात में छापे गए थे कि ये देखें ये वो लेडीज हैं जिनको वोट देना चाहते हैं, वो भी उनको भी मस्क करके। तो ये काम पहले से होता रहा अल्लाह के फजल से, ये कोई नई बात नहीं है। सही, मगर वही बात है क्लासेस साहब की सियासत कभी भी जातियात की बिना पर तो नहीं की जा सकती। अच्छा क्लासेस साहब, कुछ इस सिलसिले में भी बात करेंगे। कौमी असम्बली में हमने देखा कि एक रिपोर्ट जो है वो पेश की गई थी कि दौरे किए जाते हैं, अगर वज़ीर आज़म दौरे करते हैं, सरकारी तौर पर दौरा किया जाता है, तो उसकी कोशिश ये होती है कि बाहर का सरमाया अपने मुल्क में लाया जाए। हमने देखा कि वज़ीर आज़म तकरीबन 70 के करीब दौरे किए हैं, मगर अगर पाकिस्तान के सरमायाकारी को हम सामने रखते हैं, वो तो आटे में नमक के बराबर है। ये बड़ी आज 2-3 चीजें कौमी असम्बली में पेश हुई हैं कि हमारी कोशिश ये भी है, जहाँ पनामा लीक्स चल रही हैं तो यहाँ पे ये लोकल फ्रंट पे क्या हो रहा है उसको भी लोगों को जरा रखा जाए। बड़ी अहम चीज, मतलब आज सबसे जो अहम चीज मेरे नजदीक है और बड़ी शॉकिंग है, जो मीडिया ने रिपोर्ट नहीं की, वो ये कौमी असम्बली में ये इस वज़ीर आज़म ऑफिस ने खुद एक रिपोर्ट पेश की है, जिसमें ये इंकशाफ किया गया है कि वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को, जो बिजनेस फ्रेंडली कंट्रीज हैं जहाँ पे लोगों को, सरमायाकारों को कहा जाता है कि आप जाए इन्वेस्टमेंट करें, पाकिस्तान का नंबर उन्होंने नीचे कर दिया है। ये पाकिस्तान पहले 136 पे था जब नवाज शरीफ साहब आए थे पावर में, उसको कम करके 138 पे ले गए हैं, 2 पॉइंट्स ये नीचे किया है। सो सवाल हमारा ये बनता है कि अगर आप यहाँ बिजनेस दौरे कर रहे हैं, हमें बताया जाता है बिजनेस के लिए जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट लेने जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के तो ये निकला कि वर्ल्ड बैंक कह रहे हैं कि आप पिछले 2-2.5 सालों में हमारी रैंकिंग 136 से 138 हो गई है। अच्छा, दौरों की तादाद आपकी बढ़ गई है, बंदे जो आपके साथ जा रहे हैं वो बढ़ गए हैं। सो ये बहुत बड़ा मेरा ख्याल अहम चीज है। कल परसों हमने स्टोरी की थी मुफ्ता साहब के, क्या नाम है, मुफ्ता साहब, हाँ मिफ्ता इस्माइल, लेकिन मैं उन्हें मुफ्ता ही कहता हूं कि वो जो है मुफ्ता साहब जो हैं, उन्होंने वहां पे इंकशाफ किया कि 3 साल से सरमायाकारी बोर्ड का इजलास नहीं हुआ। तो ये जो आप पूरी दुनिया जहां के विजिट्स कर रहे हैं, मोदी साहब जाते हैं, यूएई में गए $70 बिलियन की वहां पे उन्होंने MOU साइन किए हैं, अमेरिका में गए हैं कि हु इज हु, जिससे मुलाकात नहीं इन्वेस्टमेंट लेके गए, वो चाइना के साथ उन्होंने डील्स किए, यूके के साथ हमें भी हर दौरे पे बताया जाता है कि इतने मिलियन का मुआहिदा कर लिया, उतने बिलियन का मुआहिदा कर लिया। ये बहुत खतरनाक मामला, 1 मिनट में लेता हूँ वो कि ये जो नून लीग है इसकी खासियत क्या है, ये वोट इसलिए लेते हैं कि जनाब हम एक बिजनेस फैमिली हैं और हम पाकिस्तान को चला देंगे कारोबारी तौर पे। हालत ये है कि हमारी 14% जो है एक्सपोर्ट्स नीचे डाउन जा चुकी हैं। कल इन्होंने फॉरेन इन्वेस्टमेंट का बताया कि टोटल जो अभी तक आई है 41 बिलियन टोटल जो है, वो भी चाइनीज उसकी वजह से आई हुई है। उसके बाद 33% हमारी क्रॉप्स जो है कॉटन की बेल्स नीचे गिर गई हैं। उसके बाद यहाँ ना कुछ सरमायाकारी के लिए आ रहा है, तो ये सिलेक्टिवली इसहाक डार साहब ओकेजनली जो है एक पेश करते हैं एक मंजरनामा जो कि बड़ा मुस्बत लगता है, मगर खतरनाक है, खास तौर पे अगर हम कर्जों जो चढ़ते जा रहे हैं उसके हवाले से कि ये बाद में जिस तरह का हमें छोड़ के जाने वाला है, जहाँ कोई संभालने वाला नहीं होगा। तो अभी ये मेरा लाभ डिटेल्स का सब भी बताने वाले थे, पहले वो बताने, वो डिटेल जो अगली है ना, मेरा ख्याल उस स्टोरी की तरफ जाएं, क्योंकि इसमें तो आपको पता है ना कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो ना होने के बराबर है। वही आप जो बात है, जो चाइना से कुछ अपने प्रोजेक्ट लेके आ रहे उसी को फॉरेन इन्वेस्टमेंट कह रहे हैं, बाकी दुनिया से नहीं आ रही होती तो वर्ल्ड बैंक आपको नीचे कर देता है कि आप उसे 36-138 सब अपने मुल्क में सरमायाकारी कम और बैरूनी कर्जा सबसे ज्यादा लेकर आ रहे हैं। हमारे यही हालात है। जिन्होंने लेकर आनी थी सरमायाकारी, उनकी कहानी अभी हमने सुनानी है। तीन झूठ बोले उन्होंने, अलग अलग कहानियां सुना दी। अगर स्विस बैंकों की क्लासेस हम बात करते हैं, वजारत खजाना ने तो हद ही कर दी। 9 मई 2014 को पहला झूठ बोला गया कि स्विस बैंकों से जो हमारे डॉलर 200 अरब डॉलर पड़े हुए हैं उनको लाने की कोशिशें की जा रही हैं। फिर दूसरी दफा झूठ बोला 31 जुलाई को कि हुकूमत कोशिशें कर रही है, बातचीत की जा रही है, और तीसरा झूठ आज बोल दिया कि वहां तो कोई पैसे नहीं पड़े। आमिर साहब बड़ा क्लासिक केस है सरवत, बड़ी वैसे मजे की स्टोरी, इस पे पूरा प्रोग्राम हो सकता था, लेकिन क्या करें इतने इश्यूज होते हैं हमारे पास, वी आर ऑलवेज शॉर्ट ऑफ टाइम। इसमें आज कौमी असेंबली में एक और रिपोर्ट पेश की गई, बड़ी इंटरेस्टिंग। अब क्योंकि हमारा मीडिया इन चीजों पे नहीं फोकस कर रहा, तो हम लगे हुए हैं कि थोड़ा सा इंफॉर्मेशन भी दें। जानबूझ के ये तस्वीरें, सिंबलिज्म जो है ना, ये बयानात उस पे लगाया हुआ, ये इशू। अच्छा, ये इशू सुने जरा। इसहाक डार साहब ने कौमी असेंबली में एक रिपोर्ट जमा करवाई है, उनसे पूछा गया था, और मुराद सईद ने पूछा था, PTI के जो MN, अच्छा सवाल डाला मुराद सईद ने। उन्होंने कहा जनाब हमें ये बताया जाए, ये जो $200 बिलियन थे आपने लेके आने थे स्विस बैंकों से, डार साहब उनका क्या बना? डार साहब ने क्लासिक जवाब दिया, उन्होंने कहा कौन से 200, मैंने कब कहा था, ये कब की बात मुकर गए। उन्होंने कहा ये तो मीडिया की रिपोर्ट है, हमने तो कभी कहा ही नहीं है, ऐसी बात ही नहीं, कहां से 200 अरब। अब सुने,
अब जो हम आपको डॉक्यूमेंट के साथ दिखा रहे हैं कि डार साहब ने कौमी असम्बली में किस तरह से उन्होंने, मेरा ख्याल है उन्होंने गलत चीजें बताई हैं। सर पहली दफा रेडियो पाकिस्तान ने रिपोर्ट किया, रेडियो पाकिस्तान बता रहा हूं सर, डेट थी 14 अप्रैल, ये तो आज की उसके, ये सी इसकी जुलाई 31 2014, डार साहब का सर एक बयान छपा है, उसमें उन्होंने कहा है कि स्विस हुकूमत के साथ हमारे जो हैं 200 अरब डॉलर पाकिस्तानियों को लाने के लिए अगस्त में हमारी बातचीत हो रही, 31 जुलाई 2014 को कह रहे हैं 200 अरब डॉलर हम वापस लेके आ रहे हैं। ये बकायदा और भी अखबारात में चीजें छपी। इन द मीन वाइल मजे की चीज और है सर, ये तो मैंने आपको बताई इसकी, ये जनाब ये 9 मई 2014 एक और सर कौमी असम्बली में एक रिपोर्ट पेश हुई, डार साहब ने पेश की, उसमें इनसे पूछा गया था, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने पूछा था जो पीटीआई के, उन्होंने कहा आप ये बताएं कि हुकूमत ने वो जो हमारे 200 अरब डॉलर थे उनको वापस लाने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए हैं। उसके जवाब में डार साहब ने कुछ 30-40 सफात पर मुश्तमिल उनके एनेक्चर और जवाबात कौमी असम्बली में जमा करे जो हमारे पास मौजूद है। खुद ये तीनों काम खुद किए डार साहब ने। पहले उन्होंने रेडियो पाकिस्तान को कहा हाँ जी 200 अरब डॉलर वापस ला रहे हैं, फिर उन्होंने कौमी असम्बली में उन्होंने ये जो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं 9 मई 2014 में लिख के दिया, रिटर्न है, उसमें वो फरमाते हैं जनाब कि हमने इसको यहाँ कैबिनेट को एक समरी मूव कर दी है, हमारी स्विस हुकूमत के साथ बातचीत हो रही है, हम अपने कस्टम्स लॉज जो हैं उनमें चेंजेस कर रहे हैं जिसके तहत हम उनसे स्विस हुकूमत से बकायदा इस पोजीशन में आ जाएंगे कि जो हमारा पैसा है वो वापस ला सकें। उन्होंने कोई 1 2 3 4 5 उन्होंने स्टेप्स जो हैं लिख के, ये स्क्रीन पे आ रहे हैं, पढ़ लें, ये मैं कोई अपनी तरफ से फैब्रिकेट नहीं कर रहा क्योंकि फिर कहा जाएगा जनाब आपको कोई ख्वाब आया था, या ख्वाब की हकीकत पढ़ें, डार साहब के अपने हैं। उसमें उन्होंने बताया है कि जनाब हमने कैबिनेट से अप्रूवल ले ली है कि हम स्विस हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करेंगे, 200 अरब डॉलर वापस लाएंगे। उसके बाद उन्होंने कहा जनाब कि ये मीटिंग जो होनी है, उसके बाद एफबीआर में इन्होंने क्या चेंजेस किए हैं, फॉरेन ऑफिस का क्या इसमें रोल था। अच्छा, इन्होंने कहा कि स्विस अथॉरिटीज अनप्रेसिडेंटली राजी हो गई हैं हमारे साथ मुज़ाकरात करने पे और 200 अरब डॉलर हम लेके आएंगे, और भी चीजें बताइए, सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद है। आज डार साहब फरमाते हैं सर 14 अप्रैल 2016, उन्होंने कहा कौन से पैसे, किसने कहा, कौन सी मां, ये किधर से, ये कौन कहता था कि हमने कोई पैसे हैं, कहते हैं मीडिया रिपोर्ट से, झूठ है सारा। तो सर मलबा हमारे पे डाल गया, हमने हमारे पे हमने तो नहीं बोला, दो दफा बात ये है कि ये जो सारा केस पैनामा लीक्स का है, इसके अंदर नून लीग तो आ ही गई है, और भी याद रहे कि 200 लोग हैं, इसमें पीपल्स पार्टी के भी लोग हैं, और बचे उस वक्त से जब अनकरीब पीटीआई के भी काफ़ी लोग होंगे जो कि इन्वॉल्व होंगे। याद रहे कि आज आपने तस्वीरें देखो कि इमरान खान साहब के साथ जो लोग गए हैं, लेफ्ट और राइट जो बैठे हुए हैं, दोनों साइड पे जो बैठे हुए थे फर्स्ट क्लास के अंदर, ये इन्हीं के रिश्तेदार या दोस्त आएंगे जो सिफारिशें लेके आएंगे, खान साहब हाथ हौला रखो पंजाबी में जो कहते हैं। तो ये यहाँ पे और भी लोगों के जब नाम आने शुरू होंगे, और ऑलरेडी लोगों को जो नींदें नहीं आ रही, ये सारा शराफिया का मुक्तदर तबका ये जब बैठेगा और कहेंगे जनाब इसमें हम सब की कश्ती डूब जाएगी। सो इसलिए ये चंद अर्से जब तक मीडिया में चल रही है, ये कब तक चलती है ये देखिए। एक रिक्वेस्ट करनी है मैंने, मेरा ख्याल आपने ब्रेक पे जाना, एक रिक्वेस्ट करनी है मैंने इंटरनेशनल विसल ब्लोअर से, जिन्होंने विकीलीक्स लीक किए, जिन्होंने पनामा लीक्स, ये खुदा के लिए एक स्विस बैंक लीक भी कर दें, ताकि ये जो 200 अरब का ये डॉलर में लग रहा है, अब डार साहब ने जो आज फरमाया है कि झूठ है, कोई नहीं है, मीडिया रिपोर्ट्स हैं, और पहले खुद सारी उन्होंने डिटेल्स रखी कौमी असम्बली में, इनके खिलाफ अगर डॉक्टर आरिफ अलवी चाहें और मुराद सईद चाहें, ये प्रिविलेज मोशन मूव हो सकती है कौमी असम्बली में कि जनाब हमें झूठ बोला गया है। पहले ये जवाब है जो उन्होंने दिया था 9 मई 2014 के, डिटेल बताइए कि हम स्विस हुकूमत से मुज़ाकरात कर रहे हैं, अब कह रहे हैं कुछ भी नहीं है, झूठ है, मीडिया रिपोर्ट्स है, ये हाउस के साथ आपको गलत जाने के प्रिविलेज मोशन हो सकती है। ये जो आपने रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की है ना, तो पनामा लीक्स हैं, विकी लीक्स हैं, तो यकीनन उम्मीद भी रख रहे हैं कि स्विस लीक्स भी जल्दी हो जाएंगे। छोटे से ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। कुछ छोटू गैंग से मुतालिक बात करेंगे। साउथ पंजाब में इस वक्त पंजाब पुलिस मौजूद है, 17 रोज गुजर गए, ऑपरेशन किया जा रहा है, मगर ऐसा महसूस हो रहा है कि पंजाब पुलिस बेबस हो चुकी है। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात तो यकीनन करेंगे, लेकिन हमारे तक एक ऑडियो पहुंची है कि किस तरह से उनके दरमियान ये मुज़ाकरात तय पा रहे हैं। पंजाब पुलिस एक जानिब है, दूसरी जानिब ये गैंगस्टर मौजूद है। पहले उनकी गुफ्तगू आपको सुनवाते हैं, फिर इस पर तज्ज़िया हासिल करेंगे। जो आपके साथ खड़े हुए हैं ना, ये उमरानी गैंग, ये जानू वाले हैं, ये जड़ा है, इसको आप गिरफ्तार कर लो वरना हम ये सब मुलाजिम को मार देंगे। अच्छा चलो चलो, ये कर रहे हैं तुमसे। अब ये जितने हमारे मुलाजिम हैं, ये आपके पास, तुम्हारे पास जो बड़े हैं तुम्हारे, सबके पास अमानत है।
गिरफ्तार नहीं करेंगे, हम आपके सब मुलाजिम को मार देंगे। और जो है अमन निवाज कियत है इसको भी गिरफ्तार कर लो। आपके तुम लोगों ने हम पेश है तालिबान है, 30 मुलाजिम हमारे कब्जे में है और 6 मर चुके हैं। बलोचो ये लोग पुलिस वाले जो है इठाउदन सारे मेहमान हैं, कुछ अक्सर परदेसी हैं। मेहमान जंग लड़ाई होता रहे ने वो थी गया, हुण जितना है हुण अमन करो। क्या बातचीत हुई है ये हमने आपको सुनाई। क्लासेस साहब 17 रोज से ये ऑपरेशन जारी है। पंजाब पुलिस वैसे तो बड़ी दबंग समझी जाती है, लेकिन यहाँ पर तो बात मिन्नतों तक पहुंची हुई है। हमने पूरी अभी ऑडियो नहीं सुनाई, बड़ी इसमें मेरा ख्याल लंबी 1-5 मिनट की ऑडियो थी जो इनके मुज़ाकरात हो रहे थे। दुनिया भर में इस तरह हॉस्टेज सिचुएशन में हमेशा प्रोफेशनल अगर निगोशिएटर्स होते हैं, बहुत बड़ी हॉलीवुड की फिल्म है इसी टॉपिक पे, अगर उसमें कि आप उस प्रोफेशनल लोग रखते हैं जो उनको कैल करते हैं। अगरचे मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ जो अभी उनके साथ सरेकी में कह रहा था, जो उनके साथ मुज़ाकरात कर रहा था पुलिस वाला कि आप बलोच हैं, अब उनकी रिवायात को वो कह रहे थे आप बलोच हैं, आप सरेकी हैं, आप कोई लोकल हैं या आपके मेहमान हैं, इमोशनल कर रहे हैं, वो इमोशनली तौर पर इन्वॉल्व। अच्छी चीज जो इसमें जो हमने ऑडियो में भी अब उसमें नहीं दिखाई आगे जाके, वो ये आगे कह रहे हैं ये जो वो डेकवर्ड्स हैं कि हम इनको नहीं मारेंगे, हम इनको कुछ नहीं, बल्कि उल्टा वो इनसे शिकायतें कर रहे हैं कि आपने हमें तालिबान मशहूर किया हुआ है, आपने हमें दहशतगर्द मशहूर किया हुआ है, जो कि हम नहीं है। ये वो कहे आप हमें ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे हम कोई गैर मजहब के लोग हैं। लेकिन वो ये कहते हैं अगले ऑडियो में कि हम मुसलमान हैं, हम इनको नहीं मारेंगे, ये हमारे हॉस्टेज हैं। तो ये कहते हैं उनको उसी ऑडियो में कि जनाब आप जो वो वहाँ जख्मी लोग हैं ना उनको हमें भेज दें, सही, उनसे तो कोई लड़ाई नहीं आपकी। तो वो ये कहते हैं जब हम जख्मी होते हैं तो पुलिस वाले आप भी उनका इलाज कराते हो या नहीं कराते, हमें आके घसीटते हो। सो इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की बड़ी उसमें चीजें थी, लेकिन हमने खुद ही जरा थोड़ा सा एक अपने ऊपर वो रखा है, आप कैसे सेंसरशिप की है। अदरवाइज इससे अंदाजा होता कि पुलिस कितने मिनते तरलों पे आई हुई है और वो कितने पावरफुल है। मैं सिर्फ इसमें 2 चीजें कहूंगा जो बात में यहाँ पे बैठ के पिटता रहता हूँ और मेरे ऊपर फिर इल्जामात लगते हैं कि आप सरायकी इलाका साउथ की बात करते हैं। और ये राजनपुर है जहाँ से शहबाज शरीफ साहब इलेक्शन जीते थे 2013 में। इतनी गुर्बत है इन इलाकों में, मैं फिर कह रहा हूँ आप छोटू गैंग पे एक्शन लें और आप गैंग्स पे लेंगे, आपको जब तक सोशो इकोनॉमिक चेंजेस नहीं करेंगे। लाहौर में सारे फंड्स लगाए जा रहे हैं, इवन वहां साउथ के फंड्स लाहौर पे लग रहे हैं। आपको सिपाही का रूट, मैंने आमिर से मेरी कई दफा लड़ाई हुई है कि मियाँ वाली, आपका बक्खर, लिया, मुजफ्फरगढ़, आपका डेरा गाजी खान, राजनपुर, वहां से जाना चाहिए ताकि ये जो इलाके हैं ये सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। रोजगार नहीं है लोगों के पास, गुर्बत है, तो फिर तो गैंग्स होंगे। जो पहले से डेवलप है उसको मजीद क्या आप डेवलप कर रहे हैं? आपको साउथ के लिए लॉन्ग टर्म में आपको लोगों को नौकरियां देनी है, लोगों की तरफ सोशो इकोनॉमिक इश्यूज लेके जाएं, इन्वेस्टमेंट लेके जाएं, कोई वहां पे चेंजेस, इंफ्रास्ट्रक्चर। 2 हादसे हुए, उस दिन आमिर से बात हो रही थी, एक मियाँ वाली के करीब हुए, उसमें मेरा ख्याल है ये 20 उसमें मारे गए बेचारे बच्चे, औरतें मारी गई हैं। अभी पिछले हफ्ते अभी वहां पे झांग रोड पे फैसलाबाद के करीब हुआ, 30 वहां मारे गए। 2 दिनों में 2 हादसों में 50 लोग मारे गए हैं। रीजन कि वहां पे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पुलिस नहीं है, पेट्रोलिंग नहीं है, आपको चेक करने के लिए नहीं है, आपको वहां ट्रॉमा सेंटर नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप जो वहां पे अब उनको लाइसेंसेस देते हैं वो कैसे देते हैं? साउथ में मैसिव किस्म की आपको इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, अदरवाइज ये गैंग्स आपसे खत्म नहीं होंगे। और बड़े अरसे बाद साउथ जो पीसफुल है, नॉन वायलेंट है, आपको इस तरह का बैलेंस नजर आ रहा है, जिन्होंने उनको पुलिस वालों को भी अपने घुटनों पे झुका दिया। हालांकि साउथ में कोई वैसे नहीं थी, साउथ के लोग तो पीसफुल लोग थे बिल्कुल, लेकिन इस तरह की चीजें है ना मेरे लिए बड़ी हैरान। छोटू गैंग की जो हम बात कर रहे हैं क्लासेस साहब, यकीनन हुकूमत को इस पर तवज्जो देनी होगी, सोचना होगा कि आखिर ये गैंगस्टर किस तरह से बनते हैं, जो तरक्याती फंड साउथ पंजाब के हैं वो इन पर लगाना होंगे। वक्त की कमी का सामने आमिर मतीन साहब आपसे ये जानना चाहेंगे, अभी पिछले दिनों भी हमने इसके ऊपर खूब बहस की, खूब बात की। जो राणा साहब कहते हैं वजीर कानून हमारे कि पंजाब में, साउथ पंजाब में शिद्दत पसंदों की कोई पनागाहें नहीं है, इससे साफ इनकार कर दिया था, बल्कि झड़क दिया था पूछने वालों को। इस पर आप क्या कहेंगे? ये सारी जो पंजाब की हुकूमत के जो क्लेम्स होते हैं कि पंजाब बड़ा पीसफुल है, ये 4-5 साल से 8 साल से हुकूमत कर रहे हैं, यही कह रहे हैं। ये सारा एक्सपोज हो गया है। ये अक्कासी इस चीज़ की करती है कि इस वक्त देखें कि 1600 पुलिस वाले हैं और उनकी हालत देख रहे हैं, जो उनकी ये कैपेसिटी है। और ये सिलेक्टिवली हमने इसीलिए थोड़ी सी गुफ्तगू दिखाई है कि ये मज़ा खेज है। ये इस तरीके से आप लाइफ एंड डेथ की नेगोशिएशन नहीं करती, ये बिल्कुल मज़ा खेज है जिस तरीके से किया जा रहा है। प्रिसाइज इसलिए 2 चीज़ें, छोटी सी बात कि इस तरह के वाकयात तब होते हैं या तो बहुत गुर्बत हो जिस तरह इन्होंने बयान किया तो लोग क्राइम की तरफ जाते हैं, या फिर साथ में उसके वडेरे होते हैं जो इनकी पुष्टनाई करते हैं, क्राइम कराते हैं। ये दोनों चीजें साउथ में मौजूद है। और याद रहे कि बड़ा सेंसिटिव एरिया है कि राजापुर के साथ ही आपका कोलू बुगटी एरिया जहां पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंसर्जेंसी हो रही है, और पास ही इसके जो है डेरा इस्माइल खान से रास्ता वजीरिस्तान को जाता है। सो ये तालिबान की पनाहगाह भी बनती है और यही एरिया बलोच इसका आमिर
मतीन साहब, करें तो यही कहा जा सकता है कि जिन इलाकों में हुकूमत तवज्जो नहीं देगी, यकीनन वहां पर इस तरह के छोटू गैंगस्टर ही मंजर आम पर आएंगे। इसके साथ प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।